बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद आसिफ हुसैन, आपका केमिस्ट्री टीचर, और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9th और न्यू सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने प्रीवियसली रेडियो एक्टिव आइसोटोप के बारे में पढ़ा था। प्रीवियसली हमने दो बातें डिस्कस की थी, एक आइसोटोप के बारे में और सेकंड रेडियो एक्टिव आइसोटोप यानी रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था। शॉर्ट करके मैं आपको प्रीवियस लेसन का ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आपको आज के लेसन को समझने में आसानी हो। सबसे पहले हमने पढ़ा आइसोटोप। आइसोटोप क्या है? एटम ऑफ द एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। कि आइसोटोप किसी भी एलिमेंट के वो एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो, यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। मतलब न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट हो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन वो तादाद डिफरेंट हो जिसको हम एटॉमिक मास कहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन एटॉमिक नंबर सेम हो, उसको कहते हैं आइसोटोप। हमने आइसोटोप की दो एग्जाम्पल पढ़ी, एक हमने पढ़ी थी हाइड्रोजन की एग्जाम्पल और एक हमने कार्बन की एग्जाम्पल। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। प्रोटियम में एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1, ड्यूट्रियम में एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2, ट्रिटियम में एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 3। इसी तरह से कार्बन के 3 आइसोटोप, कार्बन सब में एटॉमिक नंबर 6, 6 and 6, कार्बन सब में एटॉमिक नंबर 6, लेकिन एक कार्बन में मास नंबर 13, दूसरे में पहले में मास नंबर 12, दूसरे में मास नंबर 13, तीसरे में मास नंबर 14। सो मास नंबर वेरी किया। उसके बाद हमने अगला डिस्कस किया कि कुछ आइसोटोप्स ऐसे भी होते हैं जिनका न्यूक्लियाई अनस्टेबल होता है, जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। क्यों कर होता है? क्योंकि उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर और मास नंबर में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद बहुत ज्यादा वेरी करती है। प्रोटॉन बहुत ज्यादा, न्यूट्रॉन कम है, या न्यूट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन कम है, तो उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। ऐसे अनस्टेबल न्यूक्लियाई वाले एटम्स की खासियत होती है कि वो रेडिएशंस एमिट करते हैं, एनर्जी एमिट करते हैं रेडिएशन के फॉर्म में। उन एलिमेंट्स को कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप और इस प्रोसेस को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। क्लियर हो गई बात? तो आज हम क्या देखेंगे? आज हम उसी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, यानी उन रेडियो एक्टिव आइसोटोप का, यानी वो आइसोटोप जो मुसलसल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एमिट करते हैं, उन आइसोटोप्स की एप्लीकेशन क्या है, उनका फायदा क्या है, उनकी आम लाइफ में क्या बेनिफिट्स है, क्या अहमियत है, उसके ऊपर हम बात करने लगे हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग बहुत तवज्जो से आज के टॉपिक को देखिएगा। मैंने आपके लिए हेडिंग्स बनवाई है, आप लोग अपनी बुक में इन हेडिंग्स के मुताबिक चीज़ों को मार्क कीजिएगा। अपने पास पेंसिल, रजिस्टर और बुक्स सामने लाजमन रखा करें ताकि जो चीज़ें मैं आपको बताता जा रहा हूँ उनको आप कम से कम बुक के हिसाब से मार्क करना शुरू कर दें ताकि आपको बाद में रिवाइज करने में, याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो स्टार्ट कर लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। फिर बता रहा हूं, ऐसे आइसोटोप जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल हो, वो मुसलसल रेडिएशन एमिट करेगा, उन आइसोटोप्स को कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ठीक हो गया? हाँ, मैं यहां पे फिर भी आपकी आसानी के लिए लिख देता हूं, एन आइसोटोप whose nuclei is unstable always emit energy in the form of radiation. This is called radio एक्टिविटी, और ऐसे आइसोटोप को कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहा जाता है। अब उनकी एप्लीकेशन क्या है? देखें, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। आम डेली लाइफ में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बहुत से फायदे हैं। फर्स्ट, मेडिकल इमेजिंग,
सेकेंड रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग, 4 टेस्टिंग मटीरियल, 4 एनर्जी प्रोडक्शन, इन 5 मेडिकल ट्रीटमेंट। हम बारी बारी इनके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखें मेडिकल इमेजिंग। अब आपने मेडिकल की दुनिया में कुछ टेस्ट के नाम सुने होंगे या आप लोगों में से किसी ने ऑब्वियसली करवाया भी होना है, जैसे मिसाल के तौर पर सीटी स्कैन है, ईसीजी है, ईईजी है। ऐसे बहुत सारे टेस्ट है जिनमें बॉडी से कोई फ्लूइड, कोई सैंपल निकाले बिना बॉडी को स्कैन किया जाता है। तो उस जगह पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप बहुत कारआमद है। ठीक हो गया। जहां पे बॉडी स्कैनिंग हो, बॉडी को देखना हो कि खुदा ना ख्वास्ता कहीं बॉडी में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको जानने के लिए हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक हो गया। मैं यहां पे एक पॉइंट लिख देता हूं। सबसे पहले इट इज यूज्ड टू डायग्नोज अ डिजीज। किसी बीमारी को डायग्नोज करने के लिए जो बाहर से कुछ नजर नहीं आ रहा, बॉडी के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी है, उसको मालूम करने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर लेते हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल करते होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर खुदा ना ख्वास्ता लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक हो गया ना, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो, बोन्स के अंदर, हड्डियों के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, तो अगर आपने पता लगाना हो बॉडी को बिना कट किए, बॉडी के अंदर कट लगाए बिना पता लगाना हो कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आ रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे? रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल करेंगे। हम करते क्या है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप in fluid form is injected and watch through camera। जिस रेडियोएक्टिव आइसोटोप को बॉडी के अंदर दाखिल करना है ना, वो फ्लूइड के फॉर्म में इंजेक्ट किया जाता है। जैसे फर्ज करें किसी के लंग्स में कोई मसला आ रहा है जो पता नहीं लग रहा, एक्सरे वगैरह में नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे? एक आइसोटोप है जिसका नाम है जैसे टेक्नीशियम 99। ठीक हो गया, टेक्नीशियम 99। मैं यहां पे एक एग्जांपल भी लिख देता हूं, TECNETIUM, टेक्नीशियम 99M, ये उसका नाम है। इस रेडियोएक्टिव आइसोटोप को फ्लूइड के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है लंग्स के अंदर, और इंजेक्ट करने के बाद ना लंग्स के अंदर उसकी एक्टिविटी को, उसके काम को कैमरे के जरिए चेक किया जाएगा। अब वो आइसोटोप जहां जहां वो आइसोटोप जाएगा, वो लिक्विड जाएगा, तो फिर उसको कैमरे के जरिए देखा जाएगा, और जहां कहीं एबनॉर्मेलिटी होगी तो वो उस रेडिएशन को आसानी से कैमरा एब्जॉर्ब कर लेगा और पता लगाएगा कि लंग्स के किस पार्ट में कहां पे मसला आ रहा है। तो लंग्स की बीमारी को डील करने के लिए, चेक करने के लिए इस रेडियोएक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेन में खुदा ना ख्वास्ता कोई कैंसरस प्रॉब्लम हो, उसको जानने के लिए हम रेडियोएक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं। और एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप जिसका नाम है टेक्नीशियम 99, इसको इस्तेमाल किया जाता है लंग्स और ब्रेन के कैंसर को डायग्नोज करने के लिए, तशखीस करने के लिए, इलाज के लिए नहीं। क्लियर हो गई बात? ये मेडिकल इमेजिंग है। सेकेंड पॉइंट देखें, रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग। अब आप नाम से देखें, रेडियो एक्टिव यानी ऐसा आइसोटोप रेडिएशन एमिट करते हैं। किस काम के लिए? कार्बन डेटिंग, कार्बन की डेट, कार्बन की एज मालूम करने के लिए। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, ठीक है। होता क्या है, जब भी कोई ऑर्गेनिक मैटर हो, मैंने चैप्टर नंबर 1 में ब्रांचेस पढ़ाते हुए आपको बताया था, ऑर्गेनिक मटेरियल या ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, कार्बन तो लाजमन हो। अब ऐसे मटेरियल को अगर हमने मालूम करना हो कि वो मटेरियल कितना पुराना है या वो जानदार कितना पुराना है, उसका वो पार्ट कितना पुराना है। फॉर एग्जांपल मैं आसान कर देता हूं, लेट सपोज कहीं से कोई लकड़ी का टुकड़ा मिल जाता है किसी जगह से, ठीक है, कहीं कोई खुदाई हो रही थी, वहां पे लकड़ी का एक टुकड़ा मिला। अब नहीं पता कि वो लकड़ी कितनी पुरानी है, उसकी एज क्या है। तो अब जहां लकड़ी है, इसका मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका मतलब उसमें कार्बन है। तो हम क्या करेंगे? एक कार्बन का इस्तेमाल करेंगे, उस कार्बन का नाम है C14, आइसोटोप जिसका नाम है C14। इस आइसोटोप की मदद से हम क्या मालूम करेंगे कि उस लकड़ी के टुकड़े में कार्बन कितना रह गया है।
अगर वो लकड़ी ताजा होगी, नई होगी, अभी अभी रिसेंटली कहीं से आके गिरी होगी, तो उसके अंदर कार्बन की मकदार बहुत ज्यादा होगी। और अगर उस लकड़ी के टुकड़े में कार्बन बहुत कम होगी तो इसका मतलब वो लकड़ी बहुत पुरानी होगी। नंबर 1। नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल कहीं से कोई हड्डी का टुकड़ा मिल जाता है, ठीक हो गया ना, किसी जानवर का, किसी जानदार का कोई हड्डी का टुकड़ा मिल जाता है। अब उस हड्डी से अगर हमने मालूम करना हो कि उस हड्डी यानी उसकी एज क्या है, वो हड्डी कितनी पुरानी है, वो कब से पड़ी हुई है, हम इस्तेमाल करेंगे कार्बन 14 वाला रेडियो एक्टिव आइसोटोप। इससे क्या मालूम होगा कि उस हड्डी के अंदर कार्बन कितना रह गया है। अगर कार्बन बहुत ज्यादा है इसका मतलब वो हड्डी पुरानी नहीं है, और अगर कार्बन थोड़ा सा रह गया है तो इसका मतलब हड्डी बहुत पुरानी है। कार्बन आहिस्ता आहिस्ता अपने आप खत्म होता जाता है। क्यों? क्योंकि वो रेडिएशंस एमिट करते रहते हैं। जो जो रेडिएशन एमिट होती जाएगी, एनर्जी कम होती जाएगी, तो कार्बन अपने आप खत्म होता जाएगा। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, जैसे हमारे पास है बिस्मथ, एक एलिमेंट है जो जब अपने आप को रिड्यूस कर लेता है ना, तो उसकी एनर्जी एमिट होती रहती है। एनर्जी रिलीज होगी तो अपने आप रिड्यूस होता जाएगा। सो दूसरा हमारे पास है रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग, जिसके जरिए हम किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस की एज मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग एन आइसोटोप कॉल्ड कार्बन 14। गॉट माय पॉइंट? क्लियर हो गई बात? ये बात आपको उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं टेस्टिंग मटेरियल। जैसे मिसाल के तौर पर कोई बीम है या कोई पिलर है या कोई कंक्रीट का कोई काम हुआ है, ठीक है। जैसे आम घरों में कंस्ट्रक्शन में क्या कर लेते हैं, कंक्रीट से बना हुआ एक बीम होता है, पिलर होता है। अब उसकी मजबूती देखनी है। सोचे मिसाल के तौर पर आप लोगों को पता है बुर्ज खलीफा, अब इतनी बड़ी बिल्डिंग है, टॉलेस्ट बिल्डिंग है। अब अगर उसको बनाते हुए उसकी बीम वगैरह, उसके स्ट्रक्चर को पहले टेस्ट ना किया जाए तो ये बड़ा रिस्क है। खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। ऐसे में साइंटिस्ट क्या कर लेते हैं, जो जो बीम को बनाते जाते हैं ना, फौरन उसको टेस्ट कर लेते हैं उसकी स्ट्रेंथ का, कि वो कितनी मजबूत है वो चीज़। तो अब उसमें कंक्रीट वगैरह, सीमेंट वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर जब उनमें से रेडिएशन छोड़ दी जाती है ना, तो वो रेडिएशन अगर आर पार हो उस कंक्रीट में से आर पार, इसका मतलब ये है कि वो उतनी पावरफुल नहीं है कि बड़ी बिल्डिंग को उठा सके। तो अगर ऐसा ना हो, रेडिएशन को रोक ले, इसका मतलब ये है कि वो बीम या पिलर या वो कंक्रीट का जो मटेरियल है वो बहुत मजबूत है। तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ या जिसको आप कहते हैं उसकी मजबूती मालूम करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अगले नंबर पे हमारे पास है एनर्जी प्रोडक्शन। जैसे आप लोगों को पता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, जैसे पाकिस्तान में भी है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऐसे पावर प्लांट्स हैं जहां पे बिजली की प्रोडक्शन होती है। ठीक हो गया। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बिजली पैदा करनी हो किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में तो बड़े बड़े ना न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, उनके अंदर ना ऐसे आइसोटोप्स डाले जाते हैं जो रेडिएशंस एमिट करते हैं, और वो रेडिएशंस एनर्जी की फॉर्म में होती है, और वो एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी की सूरत में कन्वर्ट करके मुख्तलिफ जनरेटर वगैरह चला के उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारी जगहों पे न्यूक्लियर पावर आ रही है, यानी न्यूक्लियस से पैदा होने वाली, आइसोटोप से पैदा होने वाली बिजली हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ी सी कॉस्टली होती है लेकिन बहरहाल इससे बिजली पैदा की जा सकती है और पैदा की जा रही है। ये न्यूक्लियर का पॉजिटिव इस्तेमाल भी इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में बहुत से नुकसानदेह चीजें भी बनाई, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह है। लेकिन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इट इज अ वेरी यूजफुल टेक्नोलॉजी ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, जहां से बिजली पैदा की जाती है। उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट हमारे पास है। बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बीमारी के बारे में सुना होगा, थायराइड, जिसको गिलड़ कहा जाता है उर्दू में। ये नेक के ना, गर्दन के ना, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे ना इतना बड़ा एक गुदूद सा बन जाता है, गिलड़ बन जाता है, जिसको गोइटर कहा जाता है। ठीक हो गया ना, वो गोइटर कहा जाता है। और यहाँ पे बल्कि मैं बीमारी का नाम लिख देता हूँ, गोइटर।
अब थायराइड ग्लैंड में इस जगह थायराइड जहां मौजूद है वहां पे एक स्वेलिंग होती है जिसको गोइटर कहा जाता है, ठीक है, यानी गेलड़ उर्दू में कहा जाता है। इसका इलाज आइसोटोप के जरिए किया जा सकता है, ठीक हो गया। इसके अंदर ऐसे आइसोटोप्स डाले जाते हैं जो उसके अंदर की स्वेलिंग को कम कर लेते हैं और उसकी एनर्जी को रिड्यूस कर लेते हैं। तो गोइटर का इलाज बहुत आसानी के साथ रेडियो एक्टिव आइसोटोप के जरिए किया जाता है। उसके अलावा कैंसरस को बीमारियों को डील करने के लिए ये सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है, ठीक हो गया, जिसको हम लोग ना रेडियोथेरापी भी कहा जाता है। एक वर्ड आपको पढ़ने को मिलेगा कैंसर की दुनिया में, रेडियोथेरापी, यानी ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। इसमें भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये बुनियादी तौर पर 5 आपके पास पॉइंट्स है, आप इनको हेडिंग्स के साथ इस तरह से याद करेंगे तो इंशाल्लाह आपके नंबर्स पूरे आएंगे, आपके नंबर्स नहीं कटेंगे। अगर आप इसको पैराग्राफ की सूरत में लिखेंगे तो हो सकता है आपके नंबर कटे। उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर एतबार से इंपॉर्टेंट है, आयोनाइजेशन ऑफ एटम बाय रेडियो एक्टिव सोर्स। अब पॉइंट क्या है, देखें कोई भी एटम होगा ना, उस एटम के अंदर 3 चीजें होंगी जो हमें पहले से ही कंफर्म है। ये हमारे पास है न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके गिर्द आपको देखने को मिल जाता है ऑर्बिट या शेल। ठीक हो गया, इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं शेल, और इस शेल के अंदर आपको क्या देखने को मिल जाता है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स। एटम में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन भी होंगे, फॉलो कर रहे। लेकिन समटाइम क्या होता है, अगर हम किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की मदद से इस एटम को रेडिएशन से टकराया जाए या इस एटम के ऊपर रेडिएशन फेंकी जाए तो इस एटम के ऑर्बिट में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से निकल बाहर हो सकता है। फॉलो कर रहे हैं, जैसा मिसाल के तौर पर अगर हम बात कर लेते हैं सोडियम की, ठीक हो गया ना, अगर हम सोडियम की बात कर लेते हैं तो सोडियम में हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11। ये देखिए मैं यहां पे ड्रॉ भी कर लेता हूं, ये 2 फर्स्ट में, 6 सेकंड वाले में, 2, 8 और लास्ट वाले में 1। ये है सोडियम की ना, सोडियम का स्ट्रक्चर। इसमें होंगे टोटल प्रोटॉन 11, ठीक है, और इसी में आपको इलेक्ट्रॉन भी 11, प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन भी 11, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब होगा क्या, ये तो एटम है, अगर आप इस एटम को हाईली एनर्जी वाली रेडिएशन इसके ऊपर छोड़ी जाए, हाईली एनर्जी एमिट करने वाला जो आइसोटोप है उसके ऊपर फेंका जाए तो वो आइसोटोप क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा। जब वो रेडिएशन आके टकराएगी इस सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ, 1 या 2 जितने भी आउटर मोस्ट शेल में जो लूज इलेक्ट्रॉन है, जब इसके साथ रेडिएशन आके टकराएगी तो फिर क्या होगा, वो रेडिएशन अगर हाईली एनर्जी वाली है तो वो इस इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिट में से निकाल बाहर कर देगी। तो फिर क्या होगा, देखें ये था सोडियम, इसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज, जब इससे रेडिएशन टकराई ना तो रेडिएशन ने इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल बाहर कर दिया, इसको इस ऑर्बिट में से रिमूव कर दिया। और जब एटम में से इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं, चाहे 1 हो या 2 या 3,
तो जब भी किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तो वो फिर एटम नहीं रहता, वो कन्वर्ट हो जाता है किस में? आयन में, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। सो याद रखिएगा, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए हमें चाहिए हाई एनर्जी वाली रेडिएशन, और वह रेडिएशन निकलती है आइसोटोप से। तो अगर हाई एनर्जी रेडिएशन किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगी, तो फिर वो एटम नहीं रहेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा आयन में, क्योंकि अब उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है। क्या होगा? प्रोटॉन 11 था, इलेक्ट्रॉन 11 था, अब प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, तो फिर पॉजिटिव ज्यादा, नेगेटिव कम। यही वजह है आपको सोडियम के ऊपर +1 आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, और सोडियम को ऐसा करने पे मजबूर किया रेडियो एक्टिव आइसोटोप ने, और इस चीज को हम कहते हैं आयनाइजेशन ऑफ एन एटम बाय रेडियो एक्टिव सोर्स। मतलब किसी एटम को आयंस में कन्वर्ट किया, किसकी मदद से? रेडियो एक्टिव आइसोटोप की मदद से। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यहां तक हम अपने लेक्चर को वाइंड अप कर लेते हैं। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।